गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। Hello everyone, welcoming you all in today's online session for accountancy, standard 11th, chapter number 8, that is journal proper. Okay, journal proper. It is also a part of subsidiary books. It is also a part of subsidiary books का एक part यहाँ पे है. The transactions which are not recorded in other subsidiary books, transactions जो मैं दूसरे subsidiary books में नहीं लिखता हूँ, that transactions we used to record in this journal proper. जैसे कि, ठीक है, if we have purchased furniture, okay, if we have purchased furniture from Rajan Furniture Mart of ₹25,000, तो ये transactions हम लोग कहीं नहीं लिखते हैं. कहीं नहीं मतलब कोई भी subsidiary books में नहीं लिख पाते, ना ही परचेस में, ना ही सेल्स में, ना ही रिटर्न्स में, ना ही कैश बुक में, ना ही पेटी कैश बुक में. ठीक है, इन दैट पर्टिकुलर केसेस आपको इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है जर्नल प्रॉपर के अंदर. फॉर्मेट इज वंस अगेन द सेम एज जर्नल एंट्री, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट रुपीज. मीन्स ट्रेडर, ठीक है, जिसकी एंट्री सबसे बुक्स में पास हमें नहीं कर पाता है, वो सारी एंट्रीज को यहाँ पे पास करता है. ओके, so उसकी डेफिनेशन अगर लिखना चाहे तो the subsidiary books in which the subsidiary books in which the transactions which are not recorded in other subsidiary books is called journal proper. ठीक है, जो दूसरे बुक्स में नहीं लिखी जाती है, जो दूसरे सबसिडियरी बुक्स में जिसकी एंट्री हम नहीं पास कर सकते हैं, वो एंट्रीज हमें यहाँ पे पास करनी है. तो कौन से ट्रांजेक्शंस बेसिकली होते हैं? ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर. क्या क्या लिख सकते हैं? नंबर 1, that is opening entries. Opening entries. Business started with cash 25,000, capital 50, furniture 50,000, machine 85,000, land building 20,000, debtors rent. तो ये जब opening entries है, ठीक है, the word cash की एंट्री कैश बुक में होती है, बाकी सभी की एंट्रीज हम कहीं पे पास नहीं करते, कोई भी सबसिडियरी बुक में पास हमें नहीं कर पाते, तो उसकी मुझे यहाँ पे एंट्री पास हमें करें, दैट्स कॉल्ड एज ओपनिंग एंट्रीज. नंबर 2, transactions not including other subsidiary books. Transactions not included in other subsidiary books.
जिसकी रिकॉर्ड दूसरी कोई बुक्स में नहीं लिख पाते हैं उसकी रिकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे करनी पड़ेगी। नंबर 3, ट्रांजेक्शंस ऑफ इंटर अकाउंट ट्रांसफर। ट्रांजेक्शंस ऑफ इंटर अकाउंट ट्रांसफर। इंटर अकाउंट ट्रांसफर, ठीक है। मुझे मिस्टर एक्स के पास से लेना था और मुझे मिस्टर वाई को पे करना था। एक्स के पास से लेना था 10,000, वाई को पे करना है यहाँ पे 10,000। तो मैंने एक्स को बोल दिया वाई को पे कर दे, सिंपल, मेरा ऐसा क्लियर हो गया। तो वाई इज रिसीवर, एक्स इज द गिवर, वाई अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। तो ये भी मैं कहीं पे लिख नहीं पा रहा था, कोई भी सिस्टम बुक्स में मुझे लिख नहीं रहा था, वो मुझे यहाँ पे लिखना है। दैट्स कॉल्ड इंटर अकाउंट ट्रांसफर। क्लोजिंग एंट्रीज। साल के एंड में इतने का स्टेशनरी बच गया होगा मेरा, इतने का कोर्स मेरा बच गया होगा, तो उसकी जो एंट्रीज पास करनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग एंट्रीज। इवन साल के एंड में जो भी हम एक्सपेंस होते हैं, जो भी एक्सपेंसेस, जो भी इनकम होती है, वो फाइनल अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं, एनुअल अकाउंट्स में। जैसे ट्रेडिंग है या प्रॉफिट एंड लॉस है, हम उसको ट्रांसफर यहाँ पे करते हैं, उसके बोलते हैं क्लोजिंग एंट्रीज। साल के एंड में अकाउंट्स को क्लोज करते हैं, उसको हम ट्रांसफर करते हैं मेन अकाउंट्स के अंदर, ट्रेडिंग में और प्रॉफिट लॉस के प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। ओके, नंबर 5, एडजस्टमेंट एंट्रीज। अगर मैं इन बिटवीन द ईयर अगर मैं कुछ एंट्रीज पास करना भूल जाता हूं तो मुझे साल की एंड में उसको एंट्रीज पास पे कर देनी होती है। जैसे सैलरी मुझे पे करना चाहिए था फॉर 12 मंथ, अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ 10 मंथ की सैलरी पे की है तो 2 महीने की सैलरी पे करनी बाकी है, 2 महीने की सैलरी पे करनी बाकी है, ठीक है। दैट्स कॉल्ड एडजस्टमेंट एंट्रीज। एंड लास्टली रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। रेक्टिफिकेशन एंट्रीज मतलब मैंने गलत लिख दिया हो तो सपोज परचेस मशीनरी ऑफ ₹5,000 इन कैश, तो एंट्री आनी चाहिए मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, पर भूल से आपने लिख दिया परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो उसको आपको रेक्टिफाई करना है। कैसे रेक्टिफाई करना है, विल सी टू इट। तो उसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। तो ये सब वो एंट्रीज है जो मुझे यहाँ पे लिखना है अपने जर्नल प्रॉपर के अंदर, ठीक है। ट्रेडर जो बुक्स नहीं बनाता है, सपोज ट्रेडर ने बिल रिसीवेबल बुक नहीं बनाई, बिल्स पेबल बुक नहीं बनाई, या रिटर्न्स की बुक भी नहीं बनाई, मतलब परचेस और सेलिंग की बुक्स भी नहीं बनाई है, इन दैट केस उसकी भी मुझे यहाँ पे एंट्रीज पास यहाँ पे करनी पड़ेगी। क्वेश्चन में क्लैरिफाई किया होगा अदरवाइज कि भाई ट्रेडर ने ये पर्टिकुलर बुक्स नहीं बनाई है, या खुद को समझ जाना है कि रिटर्न्स के ट्रांजेक्शन दिए हैं, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के बाद उसने रिटर्न्स की बुक नहीं बनाई होगी, तो उसके मुझे यहाँ पे एंट्री पास यहाँ पे करनी है। तो ये 6 टाइप्स है जिसकी एंट्रीज मुझे जर्नल प्रॉपर में पास यहाँ पे करनी होती है। ये 6 टाइप्स है जिसकी एंट्री मुझे जर्नल प्रॉपर में पास यहाँ पे करनी होती है, ठीक है। Now let you know a small synopsis दे देता हूँ। एनुअल अकाउंट्स में पार्ट 2 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑफ ए कंपनी ऑफ ए सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो सब बनती है, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल सा थोड़ा सा दिखा देता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे क्या होता है और क्या लिखते हैं उसके अंदर। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट ये बेसिकली हम लिखते हैं, बनाते हैं फॉर गुड्स, ये बनाते हैं बेसिकली फॉर गुड्स, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज। यहां पे लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, गुड्स का है जो स्टॉक लास्ट का बच गया होता है उसको फेंक नहीं देते, हम नेक्स्ट उसको लेके आता है, इसको ओपनिंग स्टॉक। यहां पे लिखते हैं टू परचेज, इसमें से माइनस करते हैं परचेज रिटर्न, तो अंदर लिखा परचेज, रिटर्न मैंने उसमें से माइनस किया, बाहर आ गया, इस अमाउंट को बोलते हैं नेट परचेज। यहां पे लिखते हैं एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू गुड्स, दैट वी विल सी आफ्टरवर्ड्स क्या क्या होता है। यहां पे लिखते हैं सेल्स, सेल्स लिखा, इसमें से लेस करते हैं सेल्स रिटर्न, नेट सेल्स बाहर।
और यहाँ पे लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। साल के एंड में जो गुड्स यहाँ पे नहीं बिकता दैट्स कॉल्ड एज क्लोजिंग स्टॉक। फिर हम इसका हिसाब करते हैं। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो वी गेट ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो वी गेट ग्रॉस लॉस। अभी तक हम बैलेंस कैरी डाउन या ब्रॉट डाउन कर रहे थे, अब नाम चेंज हो गया हमारे अकाउंट्स में, एनुअल अकाउंट्स में। If credit is more and debit is less, we got gross profit. If debit is more, credit is less, we get gross loss. इसके बाद बनता है मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। The same format. अब ये अकाउंट्स इंटरलिंक होते हैं। ये खत्म हुआ, इसका जो भी ग्रॉस प्रॉफिट का जो भी आपका अमाउंट आता है सपोज वो पहले यहाँ पे ट्रांसफर होगा, और ग्रॉस लॉस आया दो में से कोई भी एक ही आएगा तो वो डेबिट में ट्रांसफर होगा, क्रॉस। ठीक है, डेबिट में क्या क्या लिखेंगे? सारे बिजनेस के एक्सपेंस, सपोज सैलरी पे की, रेंट पे किया या लॉस हुआ, गुड्स चल गए तो लॉस हुआ, गुड्स चोरी हो गए तो लॉस हुआ, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया तो एक्सपेंस हुआ, तो एक्सपेंस सब यहाँ पे इनकम, कमीशन मिली होगी, इंटरेस्ट मिला होगा पर बिजनेस इनकम, डिस्काउंट मिला होगा। ओके, फिर इसको भी हम क्लोज करते हैं। ये साइड ज्यादा हो, ओके, ये साइड ज्यादा हो, ये साइड कम हो, ओके, तो वी गेट नेट प्रॉफिट। और ये साइड ज्यादा हो, ये साइड कम हो, तो वी गेट नेट लॉस। क्लियर विद दैट? ओके, सो इस तरीके से हमें क्लोजिंग इंटरेस्ट पास करनी पड़ती है। पूरे साल में मैंने कितनी सैलरी पे की, एक सैलरी के नाम से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्लोजिंग इंटरेस्ट। ठीक है, एक आउटस्टैंडिंग, एक प्रीपेड, एक प्री रिसीव और एक रिसीवेबल, इनकी इंटरेस्ट क्या होती है? आउटस्टैंडिंग का मतलब पे करना बाकी है, तो जो भी एक्सपेंस हमें पे करने बाकी है, ठीक है, तो उसकी एंट्री पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री दिखाता हूं। जो भी आपका एक्सपेंस होगा, जो भी एक्सपेंस का नाम होगा, सपोज सैलरी, ठीक है, तो एक्सपेंस का नाम जो भी है, तो एक्सपेंस का नाम अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट एंट्री पास करना है। ठीक है, प्रीपेड है मतलब आपने पहले से पे कर दिया, प्रीपेड एक्सपेंस आपने पहले से पे कर दिया, ठीक है, तब एंट्री में आएगी। जो भी एक्सपेंस आपने पहले से पे कर दिया है वो एक्सपेंस का नाम प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। ओके, नंबर थर्ड, रिसीवेबल इनकम, इनकम मिलना बाकी, दैट इज कॉल्ड रिसीवेबल इनकम। तो उसकी एंट्री आती है रिसीवेबल इनकम अकाउंट डेबिट, जो भी इनकम का नाम दिया होता है, कमीशन मिलना बाकी, तो रिसीवेबल कमीशन अकाउंट डेबिट, रिसीवेबल इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, रिसीवेबल कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। अगर प्री रिसीव हुआ है, अगर प्री रिसीव इनकम दिया है, ठीक है, तो उसकी एंट्री आती है, जो भी इनकम का नाम दिया है, इनकम अकाउंट डेबिट टू प्री रिसीव इनकम अकाउंट। तो आपको इस तरीके से थोड़ी सी एंट्री को गो थ्रू यहाँ पे करनी है। ओके, बेस्ड ऑन दैट आपको यहाँ पे जर्नल एंट्री पास यहाँ पे करनी है।
आपको बिल रिसीवेबल पे क्लियर है, पे कर दो। ओके, जिस पार्टी ने बिल एक्सेप्ट किया है ही हैज टू पे फॉर द बिल। अगर मैंने बिल एक्सेप्ट किया मतलब मुझे पे करना पड़ेगा, अगर आपने बिल एक्सेप्ट किया तो आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपने बिल एक्सेप्ट किया तो मेरे लिए बिल रिसीवेबल हुआ, आपने बिल एक्सेप्ट किया मेरे लिए बिल रिसीवेबल, सामने वाली पार्टी बिल एक्सेप्ट करती है मतलब मेरे लिए रिसीवेबल हुआ। जब सामने वाली बिल पार्टी एक्सेप्ट करती है तो उसकी एंट्री आती है बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सामने वाली पार्टी, जिसका भी नाम मिस्टर एक्स ने बिल एक्सेप्ट किया 10,000 का। ओके, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स। ओके, और अगर मैंने एक्सेप्ट किया कि भाई ठीक है मैं पे कर दूंगा, ठीक है, मैंने आपके पास से परचेस का गुड्स उधार लिया, ठीक है, मैंने बिल एक्सेप्ट किया, हाँ पे कर दूंगा 10 डेज के बाद, तो मेरे लिए बिल्स पेएबल हुआ, मुझे पे करना पड़ेगा। तो आप डेबिट स्टूडेंट्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, ठीक है। अब रिसीवेबल में ऐसा होता है कि मैं किसी को एंडोर्स करता हूँ, एंडोर्स मतलब किसी और को दे देना, ठीक है, जिसको ही मैं बिल दूंगा वो पर्टिकुलर पर्सन डेबिट हो जाएगा। सपोज आपके पास से मुझे अमाउंट लेना था, एक्स के पास से लेना है, बिल रिसीवेबल मेरे लिए, मुझे वाई को पे करना है। ओके, तो मैं क्या कर दूंगा, आपका बिल पकड़ा दूंगा मिस्टर वाई को, तो वाई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, वाई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, तो उसको बोलते हैं एंडोर्समेंट करना, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेच्योरिटी डेट पे आके आप पेमेंट यहाँ पे नहीं करते, मतलब मुझे आपके बिल के पैसे नहीं थे, बिल रिसीवेबल मेरे लिए था, आपने बिल एक्सेप्ट किया, मेरे लिए बिल रिसीवेबल था, मेच्योरिटी डेट आई, बिल पेमेंट करने की डेट आती है, आप पेमेंट नहीं करते तो मैं आपको उल्टा कर दूंगा। तो जब पहले आपने बिल एक्सेप्ट किया था पे करने के लिए, तब मैंने एंट्री पास की थी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू स्टूडेंट अकाउंट, ठीक है, मुझे आपसे लेना था तब, ठीक है। अब आपने डेट पे पेमेंट नहीं किया तो मैं आपको उल्टा कर दूंगा, मतलब एंट्री उल्टी कर दूंगा, स्टूडेंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। आई होप सो आपको समझ आता होगा। ये स्टूडेंट ने ही मुझे किसी टीचर को पे करना है तो मैं कर दूंगा टीचर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, आपका बिल मैंने उसको हैंड ओवर कर दिया, मेरा पेमेंट क्लियर, पेमेंट से निकल गया। अब वो टीचर और वो स्टूडेंट देखिए, आप इसको पेमेंट नहीं करोगे बिल का तो ये आप पे केस करेगा, सिंपल है, मैं बीच में से निकल जाता। तो इसको बोलते हैं आप एंडोर्समेंट यहाँ पे करना, इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट करना, ठीक है। डिसऑनर होते हो, डिसऑनर होंगे तो मैं आपकी एंट्री को उल्टा कर दूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें, बेसिकली बिल के मैटर्स में ये एंट्रीज है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री की आती है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री आती है, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड में प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, रिसीवेबल इनकम में रिसीवेबल इनकम टू इनकम, और प्री रिसीव इनकम में इनकम टू प्री रिसीव इनकम। मैंने आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑलरेडी ड्रॉ करके मैंने आपको बता दिया है कैसे क्या यहाँ पे करना होता है। और क्लोज व्यू आई एम गिविंग इट टू यू, आप सामने से आराम से देख लीजिए। दिस इज द डेफिनेशन, ओके, then these are the entries which we got to record in journal proper. Then this is all about the profit and trading account. Okay, small synopsis दिए हैं, this is about profit and loss account, and this is the main thing, आपको ये याद रखना है, 12th में भी काम आएगा। सो प्लीज स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान रहे, केयरफुल रहो, एंट्रीज कैसे मुझे पास पे करनी है। ओके, सो इन द अपकमिंग नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डीलिंग विद द इलस्ट्रेशंस along with the sums. So till that time, stay home, stay safe and keep learning. Have a nice day. Bye bye, take care. Hello everyone, welcoming you all to today's online session for standard 11 accountancy, chapter number 8, journal problem. In the previous lectures, I have told you about the closing entries. So, question number 9 from textbook is related with the closing entries. आपको मैंने पहले ही बताया था, closing entries किसमें पास करते हैं हम लोग, ट्रेडिंग में, प्रॉफिट एंड लॉस में। ओके, सो कैसे एंट्रीज पास होती है, यहाँ पे गुड्स के बारे में होती है और उसके रिलेटेड एक्सपेंस के बारे में होता है। यहाँ पे गुड्स आता है, यहाँ से गुड्स जाता है, गुड्स कम्स इन, गुड्स गोज आउट। यहाँ पे बिजनेस के एक्सपेंस, यहाँ पे बिजनेस के इनकम, सॉरी, ठीक है। सो
सो अगर मुझे ओपनिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री पास करनी है, अगर मुझे ओपनिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री पास करनी है तो एंट्री क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक। अगर मुझे ओपनिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री पास करनी है तो एंट्री विल बी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक। अगर मुझे परचेस की एंट्री पास करनी है तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेस। ओके, अगर मुझे कोई भी एक्सपेंस जैसे वेजेस, रेलवे फ्राइट, वो ट्रेडिंग के एक्सपेंसेस है, ओके, वो मैं पास करनी है तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस। इसकी बात करें तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग क्रेडिट में सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, कोई भी एक्सपेंस का नाम दिया हो, सैलरी दिया हो, रेंट दिया हो, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू रेंट, जो भी दिया हो। इनकम की बात करें, सपोज इंटरेस्ट रिसीव, तो इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो मुझे कुछ इस तरीके से एंट्रीज पास यहाँ पे करनी है। सर रिगार्डिंग बात रही रिटर्न्स की, आप देख सकते हो कि मैंने परचेस में से माइनस किया, ओके। सो हम ऐसा इसको बोल सकते हैं कि यहां से माइनस करने से बेटर है, यहां पे ये माइनस करने से बेटर है। मैं इसको अगर ऑपोजिट पे लिख दूं तो चलेगा क्या? यहां पे लिख दूं तो सेल्स रिटर्न, बात तो वही है। यहां पे लिख दूं तो परचेस बाय परचेस रिटर्न, तो बात तो वही है, ठीक है ना। सो इसकी अगर एंट्री पास करनी हो तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेस टू सेल्स रिटर्न, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न, परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, आई होप सबको क्लियर हो चुका है थोड़ा बहुत। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9, लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द क्लोजिंग द फॉलोइंग अकाउंट। इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंस मतलब यहां पे लिखेंगे, द एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट। एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट, ओके। देन नेक्स्ट सेल्स रिटर्न अकाउंट, मतलब ये ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। परचेस रिटर्न अकाउंट ये रहा, तो परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट मतलब इनकम, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट, खर्चा एक्सपेंस, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट। उसके बाद सैलरी अकाउंट भी एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। डिविडेंड रिसीव्ड इनकम, डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। परचेस अकाउंट ये रहा परचेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। एंड लास्टली सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ओके। अब एक बात थी रिगार्डिंग रेक्टिफिकेशंस, रिगार्डिंग रेक्टिफिकेशन, ठीक है, ये आई होप सो आपको क्लियर हो चुका है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस हो तो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट, रिसीवेबल इनकम हो तो रिसीवेबल इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, और प्री रिसीव इनकम हो तो इनकम अकाउंट डेबिट टू प्री रिसीव इनकम। अब मैं रेक्टिफिकेशन की बात करता हूं। लेट मी सॉल्व वन ऑफ द इलस्ट्रेशंस, और एक ट्रांजिशन देखिए मैं सॉल्व कर लेता हूं, सो यू हैव टू नो कैसे करना होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, मैं पहले वाले की बात करता हूं। ₹700 रिसीव्ड फ्रॉम रेणुका इज रिकॉर्डेड टू भूमिका अकाउंट। मुझे रेणुका के पास से मिला है, मैंने माना तो मुझे भूमिका के पास से मिला है, ओके। सो मैंने बोल से क्या पास करनी है, कैश अकाउंट डेबिट टू भूमिका अकाउंट, राइट। मैंने बोल से पास कर दी है ना। होना क्या चाहिए, कैश अकाउंट टू रेणुका। तो मैंने गलती कौन से अकाउंट में की है, कैश तो सही है अपनी जगह पे, गलती है अकाउंट में, इसको सुधारना हो तो क्या करने का, ये क्रेडिट है उसको डेबिट कर दो, नलीफाई हो गया इफेक्ट। भूमिका अकाउंट है, एक्चुअल में क्रेडिट में क्या आता, रेणुका टू रेणुका अकाउंट। दिस इज योर आंसर। समझ में आया कैसे करना है। नंबर 2 बताता हूं।
1000 received from Updesh for bad debts written off in the past, which is credited to Updesh account. Bad debt written off था, मैंने भूल से उसको क्रेडिट कर दिया, तो मैंने भूल से क्या लिखा? कैश अकाउंट डेबिट टू Updesh कर दिया। ठीक है, होना क्या चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिटर्न होना चाहिए। Updesh गलत है क्रेडिट में, तो Updesh को डेबिट कर दो। Updesh अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिटर्न अकाउंट। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जो गलत है उसको उल्टा कर दो और सी हमें सही है वो लिख दो। ये गलत था, इसको उल्टा किया, क्रेडिट का डेबिट कर दिया, और सही में क्या था? क्रेडिट में रेन्यू कर दिया। ये गलत था, क्रेडिट डेबिट कर दिया, सही में क्या था? बैड डेब्ट्स रिटर्न था। तो आपको रेक्टिफिकेशन क्वेश्चन नंबर 8 को इस तरीके से करना है सॉल्व करना है। अब डायरेक्टली कर सकते हो, ये भी कर सकते हो कि गलती कहां पे की है उसको उल्टा कर दो। अगर डेबिट में करते तो क्रेडिट कर दो, क्रेडिट में करते तो उसको डेबिट कर दो, सिंपल वे है। रेक्टिफिकेशन जस्ट पार्ट यहाँ पे दिया होगा। द फुल चैप्टर इज गोइंग टू कम। पार्ट 2 में है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एरर्स, उसमें से एक ये एरर है। ठीक है, ये एरर्स वो है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता। सही क्या होता है विल सी इन डिटेल in that particular chapter. Okay, so till that time try करें आप इसको थोड़ा समझने की और ये थोड़ा समझने की। Okay, I'm attaching the sums, answer कैसे लिखना है, क्या करना है। Okay, so watch the video till the end. Have a nice day. इंटर अकाउंट ट्रांसफर के ट्रांजेक्शन पे किस टाइप के होते हैं? अ स्मॉल एग्जाम्पल इज गिवन। ए ₹5000 पेएबल टू आकाश, मुझे आकाश को 5000 पे करना था। इस एक्सेप्टेड बाय धरती, तो पे धरती ने बोला कि मैं पे कर दूंगा। ओके, तो धरती इज द गिवर, आकाश इज द रिसीवर। सेटलमेंट मेरा हो गया। आकाश को पे करना था, धरती से लेना था, धरती को बोल दिया आकाश को पे कर दे। सो आकाश अकाउंट डेबिट टू धरती अकाउंट। एक और देख लेते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर ड्राइंग्स अकाउंट क्लोज बाय ट्रांसफरिंग इनटू कैपिटल अकाउंट्स इन द फॉलोइंग मैनर। ड्राइंग्स को मैंने ट्रांसफर कर दिया कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट बेसिकली क्रेडिट होता है। अब उसमें ड्राइंग्स ट्रांसफर किया तो कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट। ओके, तो इसको बोलते हैं इंटर अकाउंट ट्रांसफर्स। Some closing entries as I have already shown in the video. Closing entry related with trading account and profit and loss accounts. जैसे बताया परचेस अकाउंट है, एग्जाम्पल में दिया हुआ देखो। फॉर एग्जाम्पल एट द एंड ऑफ द ईयर सेकंड पैराग्राफ द बैलेंस ऑफ परचेस अकाउंट इज 75,000। तो कहाँ पे आता है वो? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे। सी द एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। सेल्स अकाउंट इज 85,000, तो एंट्री क्या आएगी? सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। कैरेज इनवर्ड मतलब ये परचेस का एक्सपेंस है। जब गुड्स में लेके आता हूँ ना तो मुझे मजूरी पे करनी पड़ती है वन टाइप की, दैट्स कॉल्ड एज कैरेज इनवर्ड। तो गुड्स के ऊपर खर्चा है तो इट विल कम ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो एंट्री विल बी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू कैरेज इनवर्ड अकाउंट। सैलरी अकाउंट 20,000, ये बिजनेस का एक्सपेंस है, इट विल कम ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट एज यू कैन सी। ओके, देन डिविडेंड, बैलेंस ऑफ डिविडेंड अकाउंट इज 3,000। डिविडेंड मतलब जब शेयर्स में कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है ना तो शेयर्स में मुझे डिविडेंड मिलता है। जैसे लोन पे इंटरेस्ट होता है वैसे शेयर्स पे डिविडेंड यहाँ पे होता है। तो डिविडेंड कंपनी को मिला है तो वन टाइप की इनकम है। इनकम आती है प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पर। तो एंट्री विल बी डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस तरीके से मुझे कुछ क्लोजिंग एंट्रीज एंट्रीज पास करनी है। ओके, इवन एडजस्टमेंट एंट्रीज जो कुछ यहाँ पे देखे रखी हुई है। एग्जाम्पल एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर देयर इज अ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ₹20,000। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे लिखते हैं हम? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। तो एंट्री विल बी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद सैलरी ऑफ 5,000 इज अनपेड, तो आउटस्टैंडिंग हो गया। आउटस्टैंडिंग की एंट्री क्या आती है? हमने देखा हुआ है यहाँ पे वीडियो में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, सॉरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। तो एक्सपेंस का नाम यहाँ पे क्या है? सैलरी। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू अनपेड सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। उसके बाद ₹400 इज एक्रूड फॉर इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट के पैसे मिलने बाकी है। ओके, मिलने बाकी मतलब रिसीवेबल है। तो आपने एंट्री देखा होगा, थर्ड वाला मैंने बोर्ड पे लिखा था, रिसीवेबल इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। सो यहाँ पे रिसीवेबल इंटरेस्ट या एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। और डेप्रीसिएशन ₹500 मशीनरी, मशीन एसेट से तो डेबिट पे होता है। अब मुझे डेप्री चार्ज करने की वजह से मशीन की वैल्यू यहाँ पे कम हो जाएगी, तो मशीन क्रेडिट में आ जाएगा। सो एंट्री विल बी डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, वन टाइप का एक्सपेंस है, टू मशीनरी अकाउंट। इस तरीके से मुझे यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री पास यहाँ पे करनी होती है।
रेक्टिफिकेशन एंट्रीज क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ था. एज यू कैन सी एग्जाम्पल ए, ₹500 पेड फॉर सैलरी इज डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट. सैलरी पे की मैंने भूल से लिख दिया ऑफिस एक्सपेंस में, तो मैंने भूल से लिख दिया था ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो गलत था डेबिट ऑफिस एक्सपेंस, तो उसको मैंने क्रेडिट कर दिया. और सही में डेबिट में आना चाहिए था सैलरी, तो लिख दिया मैंने सैलरी अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंस. एक और देख लेते हैं. मैंने मशीन परचेस की है, मैंने भूल से माना कि मैंने गुड्स परचेस किया, तो मैंने भूल से एंट्री पास कर दी होगी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश. आना चाहिए था मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो परचेस डेबिट पे गलत है, उसको क्रेडिट कर दिया. और जो डेबिट पे आना चाहिए था मशीन अकाउंट, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया. सो बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 हम ऑलरेडी देख चुके हैं. ओके, सो दीज आर द एंट्रीज जो हम लोग लिखते हैं बेसिकली जर्नल प्रॉपर के अंदर. सो एक्सरसाइज सम्स वी आर ऑलरेडी सीन. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डीलिंग विद लेजर पोस्टिंग. ओके, हर अकाउंट जितने अलग अलग नाम होते हैं सबकी अलग अलग अकाउंट्स बनते हैं. ठीक है, उसको बोलते हैं लेजर पोस्टिंग. यहाँ पे एक बार आप चैप्टर थोड़ा सा रीड कर ले तो आपको थोड़ा समझ में ज़्यादा आएगा कैसे क्या करते हैं. तो एक बार कुछ पेजेस है इसके, फर्स्ट 4-5 पेजेस थोड़े एक बार गो थ्रू कर लीजिए, तो यू विल कम टू नो कि कैसे मुझे सम को सॉल्व करना होता है. ओके, टिल द टाइम स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग. हैव अ नाइस डे. Thank you.